चलिए, तो 2022 में छपने वाले प्रश्न जो मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, उन बच्चों के लिए आज हिंदी का 7वां चैप्टर से जो भी प्रश्न छपता है वही प्रश्न मैं कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक से खुद से मैं नोट्स तैयार कर दिया हूँ और ये वीवीआई नोट्स है। पूरे ध्यान से आप सभी को उत्तर देने की कोशिश करें और ये जो भी मैं कराऊंगा आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हिट होगा। ABCD थोड़ा सा मेरे यहाँ इधर उधर रहता है, तो इस पर ध्यान आप लोग दे करके उत्तर दें। प्रथम प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और ये एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, 2019 में छपा हुआ था कि भाई रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। यहाँ पे डैश होना चाहिए। 1908 में, 1911 में, 1909 में, 1912 में। क्या होगा उत्तर आपका? चलिए, जो बच्चे ने बताया यहाँ पे डी, उन सभी बच्चों का सही गया। और काफ़ी मज़ेदार प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, एक बार लाइक कर दीजिए। मेरे यहाँ जो रेगुलर बने हुए हैं उन सभी विद्यार्थी को कहता हूँ कि पूरे गारंटी के साथ आप लोग एग्ज़ाम देने जाए, आपका सभी प्रश्न मेरे यहाँ से टकराएंगे। प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक कौन सी विद्या की रचना है? निबंध है, भाषण है, कहानी है या यात्रा वृत्तांत है? क्या होगा आपका उत्तर? भैया बताए उत्तर। तो निबंध हो जाएगा भैया आपका उत्तर। ए इज द राइट आंसर। सबसे बेटर जो जिन बच्चों ने ए बताया उनका सही गया। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि रामविलास शर्मा का निधन है, मछली निबंध है, मछली है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है, परंपरा का मूल्यांकन है या नागरी लिपि है? तो रामविलास शर्मा का जो निबंध है ना दोस्तों, आपका उत्तर होगा परंपरा का मूल्यांकन। बहुत बेटर है, जिन्होंने सी बताया उनका सही गया। टोटल 34 प्रश्न है छपने वाले आपके एग्जाम में इस चैप्टर से, तो करके ही जाइएगा, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, भीमराव अंबेडकर, नलिनी बिलोचन शर्मा और रामविलास शर्मा। उत्तर आपका यहाँ पे डी पर जा रहा है। सबसे बेटर जिन बच्चों ने बताया रामविलास शर्मा, उनका आपका यहाँ पे सही जा रहा है। चलिए भैया, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। प्रश्न है कि दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? उत्तम, अधम, मध्यम, व्यंग। बताए क्या होगा उत्तर? तो आप सभी को पता है उसको अधम बोलते हैं। जब दूसरे की नकल करके आप लिखते हैं ना, तो उसको हम अधम बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर मैं आपको बताऊं अंग्रेज ड्रामेटिस्ट थे, बोले तो नाटककार थे। नाटककार आपका उत्तर होगा ए पर। बहुत बेटर है, जिन बच्चों ने ए बताया है उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि राफेल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, यूनान की? तो राफेल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो जो है वह आपको यहाँ पे हो जाएगा बी, इटली के थे। कहाँ के थे दोस्तों? इटली के। बहुत बेटर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। प्रश्न कर रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो भारत की समस्या, भारत और समाज, परंपरा का मूल्यांकन, प्रेमचंद और युग। तो 8 का उत्तर यहाँ पे आपका होगा परंपरा का मूल्यांकन। बहुत बेटर है जिन्होंने बताया। अगला प्रश्न है, देखिएगा, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? आलोचक है, नाटककार है, कवि है, उपन्यासकार है? तो रामविलास शर्मा जो हो जाएगा दोस्तों, उत्तर आपका हो जाएगा ए, आलोचक है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील आलोचना क्या है? तो साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान, साहित्य की परंपरा का अमूर्त ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, और साहित्य की परंपरा का, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिशील आलोचना जो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ उत्तर आपका दोस्तों ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार जो भी प्रश्न बनाए गए हैं वह एनसीईआरटी बुक से तैयार किए गए हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। रामविलास शर्मा आज के कवियों को बिकाऊ क्यों मानते हैं? तो यहाँ ऑप्शन कहा जा रहा है कि कवि समाज के प्रति परिस्थितियों के अनुरूप रचना नहीं करते हैं, किसी की नकल कर रचना करते हैं, पूंजीपति को आधार बनाकर रचना करते हैं, या दोनों। आजकल के जो कवि है ना दोस्तों, पैसे के पीछे भागते हैं, जिसके कारण से किसी का नकल भी करके फटाफट कमा लेंगे, या पूंजीपति का ही, जैसे कि पूंजीपति में मुकेश अंबानी हो गए, उसके बड़े बड़े लोगों का, जैसे कि मोदी जी हो गए, ये सब पूंजीपति लोग हैं, तो उनके बारे में रचना करने का ही काम करते हैं आजकल के कवि, इसलिए इन कवियों को बिकाऊ मान लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? भारत, चाइना, सोवियत संघ, ईरान। तो किस देश में सबसे अधिक जातियां? तो भारत ऐसी एक देश है जहाँ पे सबसे अधिक जातियां मिल जाएगी आपको भारत में। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारा जाति है भारत में, आप लोग अगल बगल में देखते होइएगा, या आप भी कोई ना कोई जाति से संबंधित होंगे, हम भी कोई ना कोई जाति से संबंधित है, तो भारत में बहुत सारी जातियां हैं। ठीक है, चलिए, साहित्य एवं विचारधारा मात्र नहीं है, इनकी रचना है। तो उत्तर दोस्तों यहाँ पे रामविलास शर्मा मात्र नहीं है, ये जो रचना है रामविलास शर्मा के द्वारा रचना किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर चमकते हुए नजर आ रही है, थोड़ा सा आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किनके कृति है? रामविलास शर्मा के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, नामवर सिंह के, और आगे के। उत्तर 14 का होगा रामविलास शर्मा। ठीक है, और रामविलास शर्मा का ही ये चैप्टर है, इसलिए रामविलास शर्मा सही जा रहा है अभी तक। ठीक है, प्रश्न है कि रामविलास शर्मा को किस पुरस्कार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? भाषा समाज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, निराला साहित्य साधना, विराम चिन्ह, बताए। तो रामचंद्र शुक्ला जी का, रामविलास शर्मा जी को जो मिला था ना पुरस्कार दोस्तों, वो निराला की साहित्य साधना के लिए मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। देखिए, सब सभ्यता का हर स्तर जो है ना दोस्तों, वो आपका होगा वर्ग युद्ध नहीं होता। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या है? पराधीन है, स्वाधीन है, जड़ है, प्रतंत्र है। देखिए, साहित्य सापेक्ष रूप में ना दोस्तों, यहाँ सबसे बेटर होगा सी इज द राइट आंसर, स्वाधीन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिए कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के कला के ज्ञान से, और इतिहास के ज्ञान से। दोस्तों उत्तर यहाँ पे सबसे बेटर बी पर जाएगा, साहित्य की परंपरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि एथेंस किस महादेश में है दोस्तों? पता है आपको एथेंस किस महादेश में है? चलिए, एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो एथेंस जो हो जाएगा ना, यूनान, एथेंस आपके बारे में आप सभी कोई जानते होगा, यूरोप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, बायरन किस भाषा के कवि है? तो बायरन हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत, अंग्रेजी। तो बायरन जो हो जाएगा ना प्यारे साथियों, अंग्रेजी भाषा के है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा कि व्यक्ति और पूजन का प्रचार प्रसार कौन लोग करते हैं? स्वजन, निंदक, पत्रकार, राजनीतिक। देखिए, व्यक्ति और पूजन का जो प्रचार करते हैं उन लोगों का नाम है सी, निंदक बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा कि रूस की क्रांति कब हुई थी? 1916, 1921, 1917, 1920। तो रूस की क्रांति जो हुआ था ना प्यारे साथियों, उत्तर होगा आपका 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि साहित्य के विकास में प्रगतिशील मनुष्यों की तरह और किसकी विशेष भूमिका होती है? धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, और जन समुदाय और जातियों की। तो 23 का उत्तर जो होगा आपका बी पर जाएगा, धर्म की।
चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न कहा जा रहा है कि निराला की साहित्य साधना, ये प्रश्न पूछा हुआ था, छपा हुआ था एग्जाम में 2020 में। साहित्य साधना किसकी कृति है? दुधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, रघुवर सहाय, मुक्ति बोध। तो भैया उत्तर आप लोग तो पढ़ रहे हैं ना शर्मा जी के बारे में। हाँ, रामविलास शर्मा, बहुत बेटर, जिन्होंने सी बताया। अगला प्रश्न है, कला का पूर्णतः निर्दोष होना चाहिए, होना भी एक दोष क्यों माना जाता है? क्योंकि कला निर्दोष होती है, क्योंकि कला के विकास में प्रतिभाशाली होती है, क्योंकि कला ऐसी कला निर्जीव होती है, क्योंकि श्रेष्ठ कवित्व में दोष नहीं होता। उत्तर आपका 25 का हो जाएगा यहाँ पे डी, क्योंकि श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होता। डी आपका होगा उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न कहा जा रहा है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसके दान स्वरूप दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को और राज्य सरकार को। तो 26 का उत्तर यहाँ पे होगा सी इज द राइट आंसर, भारत को। जिन्होंने सी बताया उनका सही गया। अगला प्रश्न है, देखिएगा, प्रश्न बोला जा रहा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? 99, महाराष्ट्र, मालदा, दिल्ली, कानपुर। तो शर्मा जी का जो मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा, शर्मा जी आपके दिल्ली में मर गए और 2000 ईस्वी में मरे थे। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? 10 अक्टूबर 1910 में। कब हुआ था ये बताना है। तो शर्मा जी का जो जन्म हुआ था, दिल्ली में मरे थे 2000 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जन्म भी पूछ सकता है ना, क्या दोस्तों, होगा ना। तो 10 अक्टूबर 1912 को जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उपयुक्त सभी। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो हो जाएगा, सबसे बेटर उत्तर आपका सी पर जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर बनाना चाहते हैं, जो क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें तो सबसे बेटर, एक सेकेंड मैं स्क्रीनशॉट क्यों लूँ, चलो भाई कोई बात नहीं, आपका उत्तर 30 का हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग भी ले सकते हैं ना, सबसे बेटर होगा कि जो प्रश्न समझ में ना आए उसको स्क्रीनशॉट ले करके याद कर जाए। चलिए प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है? देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था का, अधिक से अधिक लोगों के साक्षर होने का, अधिक लोगों द्वारा साहित्यकारों की रचना पढ़ने का, उपयुक्त सभी। उत्तर हो जाएगा 31 का डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे यूरोप के लोग किस तरह की सभ्यता से प्रभावित थे? कि क्रीट की सभ्यता से, एथेंस की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, सभी। तो उत्तर आपका 32 का हो जाएगा सी, एथेंस की सभ्यता से, ठीक है। अगला प्रश्न है, शेली और बायरन कहाँ के थे? अमेरिका के, अफ्रीका के, यूनान के, भारत के। तो शेली और बायरन जो थे ना दोस्तों, होगा आपका उत्तर यूनान के। आज का लास्ट प्रश्न है कि जारशाही शासन का संबंध है। तो आप लोग पढ़े हो गया कि रूस में जार शासन, तो रूस कहाँ पे है उसको करके आ जाइएगा एग्जाम में, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 100% आपके एग्जाम में टकराने वाला जो भी नोट्स मैं करा रहा हूँ रेगुलर 6:30 पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भी अपने तैयारी को एक अंजाम दीजिए, 400 प्लस नंबर लाइए। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ रहेगा और एग्ज़ाम तक मैं आपको सहयोग करूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।